नहीं बाबा, आपने मेरे को प्रॉमिस किया था कि अगर मैं सेकेंड ईयर क्लियर करूंगा तो आप मेरे को बाइक लेके दोगे। नहीं सूरज, ठीक से याद करो मैंने क्या बोला था। मैंने ये बोला था कि सेकेंड ईयर में अगर तुम फर्स्ट क्लास लेके आओगे तो मैं तुम्हें बाइक लेके दूंगा। बाबा, आप अपनी बात से पलटी मार रहे हो, लेकिन देखना अगर आप मेरे को बाइक नहीं लेके दोगे ना तो मैं थर्ड ईयर में जाऊंगा ही नहीं। आई, तेरे सामने प्रॉमिस किया था ना बाबा ने, आता सांग ना। आहो, असं काय करताय? 2% तो कमाए फर्स्ट क्लास में। चाय लीजिए। घेऊन द्या ना हो बाइक, अगली बार डिस्टिंक्शन लेकर आएगा मेरा बेटा, है ना? आता तू त्याची बाजू घेऊ नको, शांत रहो जरा। अगर आप मेरे को बाइक नहीं लेके दोगे ना तो फिर देखना मैं क्या करता हूँ। काय तू धमकी देतोयस मला? कब तक मैं अपने दोस्तों से राइड मांगूंगा? अब मैं और वेट नहीं कर सकता बाबा। एक कहावत है, मूछें जब निकल आती है तब युवक को ना दुनिया दिखती है ना दुनियादारी। जवानी की जिद गर्म लोहे की बनी होती है और उस जिद की मांगों के सामने अक्सर माँ बाप को पिघलने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। रोहित, पीछे से जानबूझकर आवाज देते हो ना गौरव भैया, पनौती लगाते हो ना मुझ पर। पनौती तो तब लगेगी जब तुझे एग्जाम में वापस से अंडा मिलेगा। अरे तो ठीक है ना यार, उस अंडे का मैं आमलेट बनाकर खा लूंगा, पर आप क्यों मुर्गी जैसे फड़फड़ा रहे हो? रोहित, बड़ों से ऐसे बात करते हैं? अम्मा, इस गौरव को समझा लो, इसकी पढ़ाई तो इससे संभलती है नहीं, मुझको बड़ा ज्ञान बांटने चला है। रोहित, रोहित! माँ तुम भी, अरे यार ऐसा लगता है जैसे सब खाली बैठे हो, कोई काम नाम है करने को कि नहीं है? अरे पर इतनी रात गई, तुम जा कहाँ रहे हो? अरे क्या हो रहा है रोहित? पापा अब हाथ जोड़ता हूँ, अब आप भी मत शुरू हो जाना। जा कहाँ रहे हो? अरे यार दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, कौन सा महापाप कर रहा हूँ यार। लाड दो धारी तलवार है, ना करो तो हमारा दिल जलता है, ज्यादा करो तो बच्चा सर चढ़ता है। कल तक जो घर का छोटा लाडला था आज बदतमीजी की मिसाल बन गया। अब करे तो क्या करे, कैसे खींचे वो लकीर लाड और संस्कार के बीच? कैसे समझाएं इस लाडले को? हम सिर्फ उसका भला नहीं चाहते बल्कि उसे जी जान से प्यार करते हैं। ये ले रे सलीम। क्या अबे सलीम, साले फिर से खा लिया था तू? सबको अपने जैसे समझाए क्या? ये देख, पूरा पैकेट लाया। ये वंटा सही? हाँ। पुनीत बेंद्रे, उम्र 17 साल। इनके घर का हाल कुछ अलग नहीं था। पुनीत, रात्रीचं कुठं भटकायला चाललाय तू? बस दोस्तों में बैठने जा रहा हूँ थोड़ी देर। देख, बैठना है ना तो मोहित के साथ पढ़ाई करने को बैठ, नहीं तो मेरे साथ सब्जी की लारी में आके बैठ। अरे तेरे बैठने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। सुन तो, तेरे दोस्तों की संगत अच्छी नहीं है। जिंदगी भर आवारागर्दी करते फिरेगा तू। हाँ, घर कब संभालेगा? ये वाह, कैसा होगा इसका, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या रे, ऐसा सिंगल ड्रिंक निकालने आता है क्या? सलीम कुरैशी, उम्र 17। ये जितना बेफिक्र था उतना ही उसकी अम्मी और बहन परेशानी से बेहाल थे। सलीम, मैं 4-4 घरों में बर्तन घिसती हूँ। तेरी बहन शबाना 3 घरों में काम करती है, और तू? अरे कुछ तो शर्म कर बेटा। खून जलाकर तुझे स्कूल भेजा कि हमें थोड़ी राहत मिले, लेकिन तू है कि हमारी कमाई जुए और नशे में उड़ा रहा है। सलीम, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। सलीम, सलीम कहाँ जा रहा है तू? तू कहाँ जा? मेरी बात सुन सलीम। या अल्लाह, किस गुनाह की सजा दे रहा है तू हमें? उन्हें अपने बच्चों की फिक्र थी, कुछ हद तक वो परेशान भी थे। हर माँ बाप की तरह अपने बच्चों की बगावत की चोट को वो खामोशी से सह रहे थे ताकि उनके बच्चों को कोई चोट ना आए। जवानी की दहलीज पर खड़े अपने बच्चों को वो ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बुराई की गिरफ्त में इस दुनिया से अच्छाई को कैसे छाना जाए। लेकिन जब इन नवयुवाओं का आक्रोश एक गहरी चोट बनकर इन परिवार वालों पर बरसा तो ये माँ बाप सदमे के भवंडर में डूबकर हाथ पैर मारते रहे।
वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि बात कब और कैसे इतनी बिगड़ गई। उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और ऐसा क्या नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। शुरुआत एक जिंदगी के अंत के साथ हुई, एक मौत से। एक लावारिस लाश पाई गई जो अपनी कहानी बोल ही नहीं रही थी। साहेब मी फोन केला होता. बॉडी कुठे आहे? आहे साहेब. पूरी जगह सर्च करो. आपने देखी थी पहले? सर, बॉडी की कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली. कम से कम 15 से 20 बार स्टैप किया गया है. साहब 100-150 मीटर अच्छी तरह से छान लिया चारों तरफ. ना मर्डर वेपन मिला है, ना ही कोई सुराग. बॉडी फूक गई है काफी बुरी तरह. खून में अल्कोहल के स्ट्रॉन्ग ट्रेसेस भी हैं. सर, लगता है यहाँ पे ड्रिंक्स पार्टी हो रही थी. पर पोद्दार, बॉटलें कहीं दिखाई नहीं दे रही. सर, यहाँ पे सिगरेट भी पी गई है. या तो यहाँ पे काफ़ी लोग सिगरेट पी रहे थे, या कुछ लोगों ने मिलकर काफ़ी सिगरेट पी. स्टैबिंग कितनी बार हुई है? लगभग 20 से 25 बार. फूली हुई लाश और उस पर मिली रिस्ट वॉच की तस्वीरें मुंबई शहर के सभी पुलिस स्टेशंस में भेज दी गई, इस इंफॉर्मेशन के साथ कि विक्टिम की उम्र 20 से 25 साल की है और उसने हाथ में घड़ी पहनी हुई है. दर्जनों मिसिंग कंप्लेंट्स की फाइलें खोली गई, खबरियों को एक्टिवेट किया गया, लेकिन पूरे 3 महीने बाद भी इस युवक की लाश का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया. अशोकनगर पुलिस स्टेशन का ब्लाइंड मर्डर केस है सर. 3 महीने से बॉडी अनआइडेंटिफाइड है. चेहरा कुचला गया है. जाहिर है इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई होगी. लेकिन सर अजीब बात है, कोई भी मिसिंग कंप्लेंट मैच नहीं हुई. ऐसा लगता है इसकी मिसिंग कंप्लेंट किसी ने फाइल ही नहीं की है. पटवर्धन, कांस्टेबल पटवर्धन को इस केस पर लगा दो. अनआइडेंटिफाइड लावारिस लाशों का एक्सपर्ट है वो.
पटवर्धन जी, कुछ टाइम मुंबई में जितने भी 20 से 25 साल के लड़कों की मिसिंग कंप्लेंट थी, उन सभी के माँ बाप को बुलाया था शिनाख्त के लिए। कुछ निकला नहीं। देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे 2 साल पहले एक ऐसा ही केस यहाँ आया था, काफी टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन लास्ट में सीधा हुआ। वो तो होना ही था, आप जो लगे हुए थे। थैंक यू पोद्दार साहब। अब तो बॉडी बहुत बुरी तरह फूल चुकी है। मतलब 20 से 25 की उम्र में 19-20 हो सकती है। हो सकती है, ये लड़का 19 का भी हो सकता है शायद। हाँ, सारी मिसिंग कंप्लेंट्स की फाइलें अभी चाहिए मुझे, मतलब अभी। साहब जी आइए ना। साहब, बंदा मिल गया। कौन है? रोहित ठाकुर, 16 साल। साहब, 2 साल पहले एक ऐसा ही केस मेरे पास आया था। बॉडी काफी फूली हुई थी। उसकी सही उम्र तय करने के लिए हम लोगों से थोड़ा सा चूक हो गई। मुझे लगा कहीं ये केस भी वैसा ही तो नहीं है। उस केस में भी लड़के की उम्र 17 साल थी, लेकिन देखने में वो 20-22 साल का लग रहा था। तो मैंने सही उम्र जानने के लिए 20 से 25 की जगह पे 15 से 25 की सारी फाइलें मंगवाई, मर्डर वाले दिन की, और उसके 2 दिन बाद की भी सारी फाइलों को अच्छे से छाना, और ये लड़का मिल गया। उसका बाप ऑटो चलाता है, सुरेश ठाकुर नाम है। 15 जून को कंप्लेंट दर्ज की गई थी कि रोहित ठाकुर 14 जून की शाम से गायब है। रोहित कल शाम को 4:30 बजे घर से निकला, खाने पर नहीं आया साहब। तो हमने फोन भी किया था उसको, और 11 बजे के बाद से तो उसका फोन भी स्विच ऑफ है। अब तक नहीं लौटा है साहब। सर, रोहित शाम को हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही रहता है। आपने उसके दोस्तों के साथ बात की? मैंने बात की थी उसके दोस्तों से, वो कह रहे थे कल उनसे मिला था वो चाय की टपरी पर। साहब, बच्चा है, सिर्फ 16 साल का, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है साहब। ये केस रामदास नगर पुलिस स्टेशन अंधेरी ईस्ट का है। मिसिंग कंप्लेंट में लिखा गया है कि दाहिने कंधे पर तिल है, और लाश के भी दाहिने कंधे पर तिल है। मुझे लगता है कि ये लाश रोहित ठाकुर की ही है। ठीक है, रोहित ठाकुर की फैमिली को बुलाओ और बॉडी दिखाओ। जी हाँ। क्या हुआ जी? किसका फोन था? क्या हुआ पापा? क्राइम ब्रांच वालों का फोन था, थाने पर बुलाया। रोहित मिल गया होगा। आने दीजिए उसे घर। ऐसी खबर लूंगी ना, हमारे ही लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है। हाथ से उसके ये दोस्तों के साथ मिलना जुलना बंद। नशेबाजी भी बहुत हो गई। सीधा कर दूंगी उसे, देखना आप। साहब, आप हम लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? कुछ पता चला हमारे बेटे रोहित के बारे में? ये खबर तो है, लेकिन पक्की नहीं है। समझे नहीं साहब। आपको पहले उसे पहचानना होगा। ये क्या है साहब? 15 जून को हमें लाश मिली थी, जिस दिन आपने रोहित की मिसिंग कंप्लेंट करवाई थी। मिसिंग कंप्लेंट में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में काफी बातें मैच करती हैं। लाश का चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया, पर मैं आपको उसके कंधे पर का तिल दिखा सकता हूं। गौरव, क्या लाश तुम्हारे भाई रोहित की?
शाम को निकला था घर से। कुछ बता नहीं रहा था कि कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? यार टोकने की आदत नहीं जाएगी ना तुम्हारी। अरे क्यों बताऊं कहाँ जा रहा हूँ, मालिक हो मेरे। देख मेरे भाई, 10वीं है तेरी। अगर एक साल अपने आप को थोड़ा लगाम देगा ना तो जिंदगी भर घुड़सवारी करेगा। ये घोड़े गधे पर ना तुम चढ़ना, मैं तो फ्लाइट से जाऊंगा। बिजनेस क्लास का टिकट कट गया मेरा। लेकिन अभी कहाँ जा रहा है तू? अम्मा बाहर जा रहा हूँ, जैसे रोज जाता हूँ और जाता रहूंगा। हमेशा ऐसा ही करता था, बिना बोले घर से चले जाना। जी सर। तो वो गया कहाँ होगा? पता नहीं सर, हमेशा ऐसे ही निकल जाता था बिना बताए। उस दिन उसका फोन स्विच ऑफ था और जब रात तक वो घर नहीं आया तो मैं उसके दोस्तों के घर गया। अब काकी पुनीत है? क्या हुआ? रोहित का है? वो तो शाम को अड्डे पर चाय पीकर निकल गया था कहीं। हाँ हाँ, चाय के अड्डे पर आया था, कटिंग मारा और कट लिया। हाँ लेकिन कहाँ कट लिया? रोहित अब तक किसी को बताया वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? तो पुनीत बेंद्रे और सलीम कुरैशी के अलावा उसके और कोई दोस्त थे? नहीं सर, जहाँ तक मुझे मालूम है यही दो थे। उसके पास कितने मोबाइल थे? एक ही था। नंबर दो। 444 876787। हमने क्राइम सीन को कम से कम 3 बार पूरा स्कैन किया, लेकिन मोबाइल कहीं मिला नहीं। मतलब रोहित का फोन शायद वहां पर था ही नहीं, या फिर हत्यारा ले गया होगा। साहब, हमारी रोज़ शाम को मंडली जमती थी साहब वहाँ पर। अब उसके और कौन दोस्त थे वो मुझे नहीं मालूम साहब। और रोहित स्कूल भी तो पढ़ता है ना साहब, तो होंगे वहाँ से भी कोई। उसका कभी किसी से कोई लफड़ा, कोई राड़ा, कोई मारामारी? नहीं साहब, रोहित वैसे सुमड़ी में ही रहता था और कुछ धतिंग नहीं करता था ज़्यादा। मैकेनिक का काम सीख रहा हो साहब। रोहित तेरा खास दोस्त था? हाँ साहब। सलीम, रोहित का गेम किसने बजाया था? साहब मुझे पता होता तो मैं आपको कब का बोल देता। जितना मालूम था उतना बोल दिया आपको। उस दिन वो चाय पीने आया, चाय पिया और फटक करके निकल गया। हाँ वो बताया तूने, अब आगे बता। चाय की टप्पी से कहाँ गया था वो? बोला ना साहब आपको, वो बोल के नहीं गया। वो कभी भी कुछ भी नहीं बोलता था। मतलब कुछ छुपाता था? मुझे नहीं पता साहब। उसका कोई लड़की का लफड़ा, कोई गर्लफ्रेंड? नहीं मालूम। तेरे खास दोस्त के बारे में तेरे को कुछ भी नहीं पता, या कभी उसने जिक्र नहीं किया? नहीं किया साहब, हम तो बस अपने मस्ती में ही रहते। एक बार मुझे चेहरा और तुम नहीं देख पाएगी। सर, 14 जून को रोहित ठाकुर शाम 6:30 बजे तक कुरला में था और वो घर से 4:30 बजे निकला था। उसके बाद उसके सेलफोन का लोकेशन अंधेरीज था जहां वो रहता था। रोहित अपने दोनों दोस्त पुनीत और सलीम के साथ चाय की टपरी पर था और ठीक 8 बजे वहां से निकला। चलो भाई लोग, अपन कल टेस्ट। बाय बाय। चल कल आजा। हाँ, रात के 9 बजे वो पार्क में पहुंचा, जो उसके घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत लगभग रात के 10:30 बजे हुई थी, आधा घंटा आगे पीछे। रोहित शराब पी रहा था। उसके ब्लड स्ट्रीम में से शराब के ट्रेसेस पाए गए हैं। खून में अल्कोहल के स्ट्रॉन्ग ट्रेसेस भी हैं। क्राइम सीन पर से स्टायरोफोम के 4 कप्स पाए गए, सब में से शराब की बू आ रही थी। तो इसका मतलब वो वहां 3 और लोगों के साथ था। सर वो अपने 2 खास दोस्तों को चाय की टपरी पर ही बाय बाय बोल के निकला था। तो फिर ये 3 नए लोग कौन है? सर एक नंबर है 444768988। रोहित की इस नंबर पे काफी बातें होती थी। फोन का लोकेशन कुरला है। कोई लड़की है? हाँ सर, आरती यादव।
इन्वेस्टिगेशन आखिरकार एक एंगल पर आकर टिक गई थी। आरती यादव कौन थी ये लड़की जिसकी रोहित ठाकुर के साथ हर रोज और कभी कभार दिन में 2-3 बार बातें होती थी? क्या ये आरती यादव ही इस हत्या का मुद्दा थी? जी आप आरती यादव की मां हैं? जी आप कौन? मुंबई क्राइम ब्रांच। तो आरती बताओगी हमें रोहित ठाकुर को किसने मार डाला? क्या? पता नहीं था तुम्हें कि रोहित का मर्डर हो चुका है? इस सब से हमारी बेटी का क्या लेना देना? आरती, कौन है ये रोहित ठाकुर? माँ, रोहित मेरी क्लास में पढ़ता था। हम सिर्फ फ्रेंड्स थे। सिर्फ फ्रेंड था? हाँ सर, सिर्फ फ्रेंड था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि रोहित का मर्डर हुआ है। हमारे पास तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स हैं। हम जानते हैं तुम हर दिन रोहित से बातें करती थी फोन पर, घंटों तक। और जिस दिन रोहित का मर्डर हुआ वो यहां कुर्ला आया था। शायद तुमसे मिलने आया होगा। मिला था वो तुमसे? वो सिर्फ फ्रेंड तो नहीं था आरती। देख बेटा, तू जो भी कुछ जानती है ना, सब कुछ सच सच बता दे। पुलिस वाले हैं, आखिर तेरा क्या लेना देना है रोहित की मौत से? हम एक दूसरे को लाइक करते थे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। आरती, किसी ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बेरहमी से मार डाला। हम उसके हथियारों को ढूंढ रहे हैं। तुम नहीं चाहती हो कि वो पकड़े जाएं? हमें बता दो, कौन थे वो लोग? मुझे कुछ नहीं पता। उस शाम को हम मिले थे थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे घर आना था और वो भी अपने घर के लिए निकल गया। तुम्हें कोई अंदेशा था कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है? कोई बात थी, कोई डर था? क्या तुम दोनों किसी बात से डर रहे थे या फिर वो अकेला किसी बात से डर रहा था? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब था जो हुआ वो रोहित के साथ क्यों हुआ। वो इतना अच्छा था। मैं उससे बहुत। वाघ, लड़की पर नजर रखो आप। सर, लड़की काफी हिल गई थी, शायद कुछ जानती हो। रोहित की चाली में भी एक आदमी को लगा दो। पता करो इस लड़की को लेकर कोई लफड़ा या झगड़ा हुआ था क्या? उम्र भी तो ऐसी थी। गुस्सा नाक की नोक पर रहता है और खून बॉइलिंग पॉइंट पर। होने के लिए तो कुछ भी हुआ हो सकता है, पर ये प्यार मोहब्बत की दुश्मनी है ना, इसीलिए होने के चांसेस ज्यादा है। देखो बेटा, हम जो तुम्हें देने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे बाबूजी ने हमारे बारे में सोचा भी नहीं था। खिलाने के पैसे नहीं थे तो पढ़ाते कहाँ से? बेटा, तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बोलेंगे, मतलब जल्दी। देखो बेटा, मेहनत जो है वो फास्ट फॉरवर्ड नहीं हो सकती। मेहनत रोज करनी पड़ती है और लगन से करनी पड़ती है। पापा, मैंने फास्ट फॉरवर्ड बोला था, आप तो और ही स्लो मोशन में चले गए।
ठीक है, सुन, आज से तुम्हारा रात देर तक घर से बाहर रहना बंद, और तुम्हारे जो ये लफंगे आवारा दोस्त है ना, इनके साथ घूमना फिरना बंद। देखो बेटा, हो सके तो इनको अपनी गाड़ी से उतार दो, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी जो है वो चल नहीं पाएगी, और मंजिल मिलने से तो रही। हो गया पापा आपका? सुना दिया रोज की तरह लेक्चर, और मैंने क्या किया, इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। अब जाऊं? जल्दी लौट। जाने देंगे तब तो आऊंगा ना। अच्छा, संभाल के जाओ। एक 50 का पत्ता मिलेगा। जिद्दी था, मुंहफट था, बाप का लाडला था, ये हम जानते हैं उस्मान। कुछ एक्शन की बात बोल। एक्शन की बात तो ये है कि रोहित ठाकुर के खिलाफ एनसी दर्ज है इधर के पुलिस थाने में। वो और उसके दो चचेरे भाई गणेश और विजय ठाकुर, वो दोनों के खिलाफ भी एनसी दर्ज है यहाँ पे। मैटर क्या था? मैटर असॉल्ट का था। किस पर असॉल्ट किया था इन रोहित, विजय और गणेश ने? एक सूरज राणे है, ये उसी चाल में रहता है जहाँ रोहित ठाकुर रहता था, रोहित ठाकुर के घर के पास। सूरज किधर है? बात क्या बेटा? सूरज किधर है? क्या रे रोहित? चल को अरे क्या झगड़ा है तुम लोगों का? सांग ना बाबा, सांग ना। कोई बात नहीं बाबा, इन सबको देख लूंगा। सर, रोहित ठाकुर के खिलाफ एनसी सूरज राणे और उसके बाप रघुवीर राणे ने की थी, और इत्तेफाक की बात है कि रोहित, उसके भाई गौरव और बाप सुरेश ने सूरज राणे के खिलाफ एनसी की थी। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? बदला। रोहित ठाकुर मर्डर केस में पहला एंगल उभरा था आरती यादव वाला, और अब अतीत का एक और एंगल उभर कर सामने आया था, चौल में हुए आपसी झगड़े का एंगल। दो परिवारों के बीच हुए एक छोटे से मसले को लेकर इतनी गहरी दुश्मनी निकल आई थी। आखिरकार क्या था यह छोटा सा मसला? गौरव ठाकुर, सूरज राणे ने तुम्हारे भाई रोहित के खिलाफ और तुम लोगों ने उसके खिलाफ एनसी दर्ज करवाई थी। झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? साहब, शुरुआत तो सूरज ने की थी। किसकी शुरुआत गौरव? यार क्या माल थी वो लड़की। हाँ यार, क्या झकास दिया। पापा, रोज की आदत बना ली इन्होंने, यही मंडली जमा के बैठ जाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। हाँ ठीक है, पर वो लोग घर के अंदर तो नहीं घुसे, घर के बाहर उनको जो करना है करने दो, तुम उनके मुंह मत लगो। लीजिए कैसे चुप रह सकते हैं कुंती? बाहर बरामदे को जाके देखा है, हर जगह वो राख और सिगरेट के टुकड़े फैला रखे हैं। अरे हम झाड़ू लगा देते हैं ना। झाड़ू उनकी नीयत, उनकी फितरत पे लगाने की जरूरत है। अपने बरामदे में जाके गंदगी क्यों नहीं करते वो लोग? सब सूरज और उसके दोस्तों की रोज की आदत थी, लेकिन उस दिन तो पापा के दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया। चलो चलो उठो तुम लोग यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से, और कल से यहाँ नजर नहीं आना, समझे? क्यों काका? क्यों काका मतलब? तुम्हारी बकवास हम क्यों झेलें? और ये सिगरेट का धुआं और ये गंद, ये हम क्यों भुगते हैं? ओ, ये समस्या है। लेकिन काका, आप तो घर के अंदर बैठे हो ना। ये भी हमारे घर का हिस्सा है। और तुमको ये सब मंडली जमाना ना, तो जाके अपने घर के सामने जमाओ, जाओ। काका, एक सोल्यूशन है मेरे पास। आप एक काम करो, आपको मेरा घर पता है ना, मेरे घर के बाहर जाके आप अड्डा जमाओ, अपनी तरह 2-4 बुड्ढों को इकट्ठा कीजिए और वहां जाके सुट्टा मारिए। ए लाली, चल सुट्टा दे, लाइटर भी दे। ये लीजिए काका, पहली बार पी रहे हैं ना, इसलिए मेरी तरफ से फ्री है।
वैसे सुट्टा जलाना आता है ना आपको कि वो भी हम सिखा दे? बचपन में तेरे बाप ने अगर तुझे थप्पड़ मारा होता ना तो ये थप्पड़ नहीं खाना पड़ता तुझे। सारा कसूर तेरे माँ बाप का, उन्होंने इतना लाड़ प्यार किया और तू कमी ना निकल गया। चल चलो निकल यहाँ से, चल। तुम लोग समझाना पड़ेगा। चल चल जा यहाँ से, चल चल, और कल से दिखना मत यहाँ, चल। सूरज से ये बात सही नहीं गई और उसने उसी रात जवाबी हमला कर दिया। क्या पे 2 टके के रिक्शा ड्राइवर? मेरे बाप ने आज तक मेरे पे हाथ नहीं उठाया और तूने पूरे मोहल्ले के सामने मेरे को थप्पड़ मारा। क्या सोचा था भाई? थप्पड़ खा के चुप रह जाऊंगा? तेरी तो क्या हुआ पापा को? सुनो कोई झगड़ा हुआ था? सूरज राणे आया था अपने आदमियों के साथ और ये हालत करके गया। तो तुम क्या कर रहे थे? बांसुरी बजा रहे थे? रोहित अपना मुंह बंद रख। कम से कम मैं पापा के पास था और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। तू कहाँ था? गौरव, मेरे हिसाब से फ्रैक्चर लगता है, हमें एक एक्सरे निकालना चाहिए। जी कहाँ करवाएं डॉक्टर साहब? अपना आरोग्य भवन हॉस्पिटल ठीक रहेगा। मैं भी आता हूँ। तू कहाँ जा रहा है? आता हूँ मैं। अरे रोहित साहब, मैंने रोहित को बुलवाया था लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि पापा को अस्पताल ले जाने में मदद मिल सके, लेकिन वो तो इस तरह से बिना बताए चला गया कि मुझे समझ में ही नहीं आया उसके दिमाग में चल क्या रहा था। रोहित कहाँ है तू? रोहित, पापा को अस्पताल लेके जाना है। अरे एक्सरे निकलवाना है, तेरी जरूरत पड़ेगी। और तो और पुलिस रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी, डॉक्टर साहब ने बोला है। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। जब रोहित क्लिनिक आया तो उसके साथ गणेश भाई और विजय भाई थे, मेरे चाचा के लड़के। मुझे ऐसा लगा कि पापा की मदद करने के लिए ये इन दोनों को लेके आया है। किसी ने सूरज और उनके घर पर हुई मारामारी का जिक्र नहीं किया? एक शब्द भी नहीं सर। मैंने जैसे ही पापा को अस्पताल में भर्ती कराया तो उन्होंने मुझे बताया ये पुलिस केस है और हमें जाके रिपोर्ट लिखानी पड़ेगी। तो मैं रोहित के साथ विजय भाई और गणेश भाई को लेकर रिपोर्ट लिखाने गए और माँ पापा के पास में ही थी। फिर मुझे पुलिस स्टेशन जाके मालूम पड़ा कि रोहित ने सूरज के साथ क्या किया। तीन लोग थे साहब। एक तो वो हमारी चौलवारा रोहित ठाकुर और उसके साथ 2 गुंडे और भी थे। बगाना देखो कितनी बेरहमी है तुम्हारा। साहब ये 1 नंबर के झूठे और फट्टू लोग हैं साहब। इसने पहले मेरे बाप को इतनी बुरी तरह से मारा कि वो अभी भी हॉस्पिटल में। आप चलकर देख सकते हैं। तुमने देखा था इन्हें तुम्हारे बाप को पीटते हुए? मैं बाहर था, लेकिन ये मेरा बड़ा भाई है, इसने देखा था साहब। इसको भी थोड़ी पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? रोहित ठाकुर, सुरेश ठाकुर का छोटा लड़का हूँ साहब। सर लड़ाई पहले इसने शुरू की थी। इसने मेरे पापा पे जानलेवा हमला किया था। साहब ये झूठ बोल रहे हैं साहब। अरे मैंने आज तक वो सुरेश ठाकुर से बात ही नहीं किया है। अरे वो आए थे, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे थे, सबके सामने मेरे को थप्पड़ मारा और उसके बाद इसको भेजा ये रोहित ठाकुर को इन गुंडों के साथ मेरे को मारने के लिए। साहब आप पहले हमारा केस दर्ज कीजिए साहब। इसने मेरे बाप पर जानलेवा हमला किया है साहब। नहीं साहब, पहले हम लोग आए। साहब पहले आप हमारा केस दर्ज कीजिए साहब। आप पहले हमारा केस साहब, लेकिन हम लोग पहले यहाँ पर आए ना, आप हमारा शांत बसा। सुनो ये तुम दोनों का केस में लेने वाला हूं। शांति रखो। तुमने इस मामले के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? साहब ऐसी बात नहीं है। करीबन 1 साल पहले वो इंस्पेक्टर साहब ने दोनों पार्टियों की कंप्लेंट दर्ज की थी, लेकिन फिर पापा को ठीक होने में 4-5 महीने लग गए और उसके बाद हमारा वो राणे परिवार से कुछ खास लेना देना रहा ही नहीं। तो तुम्हें लगता है कि इस पूरे 1 साल में रोहित और सूरज का कोई सामना नहीं हुआ होगा? कोई झड़प नहीं हुई? पता नहीं साहब। सर, सूरज का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। इतनी कम उम्र में इतना गुस्सा, इतनी भयंकर बदले की भावना कहां से आती है? ताज्जुब होता है। जी क्राइम ब्रांच से। सूरज कहाँ है और उसका फोन क्यों ऑफ है? वो तो कल रात को ही कहीं चला गया, बोल के नहीं गया है कहाँ गया। और उसके पिता रघुवीर राणे? वो उधर ही होंगे, ये एस्टेट एजेंसी में।
साहब मैं मानता हूं कि मेरा बेटा थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन साहब सूरज कभी किसी का खून नहीं करेगा। रघुवीर जी, आपका बेटा सूरज कल रात से घर नहीं लौटा है। उसका मोबाइल भी ऑफ है। कहां गायब हो गया है आपका बेटा? साहब मैं भी परेशान हूं इस बात से, लेकिन साहब ये सूरज की पुरानी आदत है। वो दोस्तों के साथ कहीं चला जाता है तो रात रात भर घर पे नहीं आता, कभी कभी तो दूसरे दिन सुबह आता है घर पे। लेकिन साहब आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं साहब। साहब मेरे बेटे ने बहुत भुगता है साहब, अब वो बहुत बदल गया है। साहब कौन सा भी बिल में घुस के बैठने दो, अपना नेटवर्क के बाहर नहीं जा सकता। कोई खबर है क्या सूरज का हाथ होने की? अभी तो मैंने मार्केट में बॉल डाला ही है, जैसे ही बॉल टप्पा खाएगा कोई ना कोई तो शॉट जरूर मारेगा। खबर आएगी साहब, पक्का आएगी। लेकिन हाँ, एक बात बोलनी थी आपको। क्या बोल रही थी? ये सूरज का बायोडेटा निकाला है मैंने, इसमें रोहित में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों अपनी फैमिली के लाडले बच्चे, एकदम चिड़चिड़े और बिगड़े हुए, किसी की नहीं सुनते। क्या भुगता था आपके बेटे ने और बदल गया का क्या मतलब? साहब ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। एक बार इंसान जेल के अंदर चला गया तो वो कुछ और ही बनकर बाहर निकलता है। या तो खूंखार आदमी या फिर पछताने वाला इंसान। जेल क्यों हुई थी सूरज को, और ये पछतावा किस बात का? हाँ, इस केस के दौरान हमें पता चला कि सूरज ने ऑटो ड्राइवर सुरेश ठाकुर पर हमला किया था। सुरेश ठाकुर की हालत बहुत खराब थी, काफी बुरी तरह चोटें आई थी। तो सूरज को सजा हुई इस केस में? हाँ हुई, पड़ोसी विटनेस थे, स्ट्रॉन्ग केस बना, चार्जेस भी साबित हुए। वो जो हुआ था हमारे बीच, इस वजह से मार दिया हमारे रोहित को उन्होंने? पता नहीं पापा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। आप पे हमला करने के लिए उसे 5 महीने की जेल हुई थी। साहब जेल ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। जेल की जिंदगी वो झेल नहीं पाया। मैं जब भी उसे मिलने जाता था वो बच्चों की तरह रोता था साहब। बाबा मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, सुधर जाऊंगा, काम पे लग जाऊंगा, जैसा आप बोलोगे वैसा करूंगा। बस मेरे को यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगा बाबा। रड़ू नको, देख मैं तेरी जमानत करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बाबा मैं कसम खाने को तैयार हूँ, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। प्लीज मेरे को यहाँ से बाहर निकालो बाबा, प्लीज। साहब 5 महीने बाद मैं उसकी जमानत करवा पाया, लेकिन साहब जब से सूरज घर पर आया है कुछ बदल सा गया है। छोटी छोटी बातों पर पलट कर जवाब देने वाला सूरज अब बिल्कुल शांत हो गया है। सूरज, ए बेटा, सूरज बेटा जेवायला रे बेटा। काय साला बड़ा, देख जब तू पहले जिद करता था और चिल्लाता था तब बहुत बुरा लगता था, पर अब तू ऐसे चुपचाप बैठे रहता है और भी बुरा लगता है रे। काय साला अपनी आई को नहीं बताएगा? रघुवीर जी, अगर आपका बेटा इतना शांत हो गया है और इतना सुधर गया है तो फिर वो गायब क्यों है? और उसका मोबाइल क्यों ऑफ है? कहाँ छुपा है वो? अब अगर वो भागा है तो मुझे मालूम है वो क्यों भागा है। क्योंकि उसे डर है कि हम उस पर शक करेंगे। बिल्कुल सर, किसी भी सूरत में वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहता, और हम उसे किसी भी सूरत में बिना उससे पूछताछ किए उसे खुला नहीं छोड़ सकते। तब आपको कैसे समझाऊं कि सूरज कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता? हाँ तो ठीक है ना, एक बार उसे हमसे मिलवा दीजिए। हम इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत समझ है हमें। बंदे को देखते ही समझ जाते हैं कि कौन कितने पानी में है।
साहब 4 दिन से इस लड़की आरती यादव के आगे पीछे घूम रहा हूँ। निकला कोई कनेक्शन? साहब ये लड़की तो फुल टू इनोसेंट है साहब। हाँ, पर रोहित ठाकुर के साथ इसका लव जरूर था, पर बात उसकी मौत की है तो दूर दूर तक इससे कोई कनेक्शन नहीं है उसका। अक्सर कनेक्शन दूर दूर से ही होते हैं गोविंद, बिना वायर के, और रिमोट किसी और के हाथ में होता है। अब तक रोहित ठाकुर मर्डर केस में उसकी गर्लफ्रेंड आरती यादव का किसी भी तरह का कनेक्शन सामने नहीं आया था। दूसरी तरफ रोहित ठाकुर की जिंदगी के अतीत का एक हिस्सा शक करने लायक था। सूरज राणे वाला एंगल मजबूत था, लेकिन सूरज जेल से छूटने के बाद बदल गया था। हालांकि वो डर के मारे घर से भागा जरूर था, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पा रहे थे। इतने में एक तीसरे एंगल का मोर्चा खुला। एक ऐसी खबर आई जिसने इस एंगल को आखिरी एंगल बना दिया। मान लो ये ग्लास रोहित का है जिसमें से उसने शराब पी। इन दोनों को पहले ही हमें उठाकर निचोड़ लेना चाहिए था। उठा लाओ दोनों को। क्या है ना, तुम दोनों का हिसाब किताब बिल्कुल उल्टा है। आमतौर पर लोग चोट खाते हैं और फिर सुधर जाते हैं, लेकिन तुम दोनों ने किसी को चोट दी है और अब सुधरने की फिराक में हो। सब हमें जो कुछ भी मालूम था सब आपको बता दिया है। उस दिन चाय पीकर रोहित कहीं चला गया अकेला। येड़ा समझ तो कमला, हमारे पास पक्की खबर है कि उस दिन रोहित चाय की टपरी से अकेला नहीं गया था, 2 लड़कों के साथ था वो। नाम सुना होगा तुम लोगों ने, पुनीत बेंद्रे और सलीम कुरैशी। साहब अपनी चाली में एक चाय वाला है, बोलता उसने पक्का एक चीज देखा है। 14 जून की शाम को रोहित अकेला चाय की टपरी से नहीं गया था, उसके साथ पुनीत और सलीम भी गए थे। और हाँ, एक और बंदा है अपनी चाली में जिसने उस रात के वक्त इन तीनों को पार्क में एक साथ जाते हुए देखा था। अब ना बेटा, तू मुझे पूरी स्टोरी सुना दे एकदम अच्छे से। कुछ भी चेंज हुआ ना तो मैं तेरे इस थोबड़े का नक्शा चेंज कर दूंगा, तेरा भी। और याद रखना, हमारी दी हुई चोट का दर्द वक्त के साथ साथ बढ़ता नहीं है, बढ़ता है। तो अभी सोच लो, सच कैसे बोलना है तुम दोनों को, खड़े खड़े या फिर जमीन पर लेटकर? साहब हम रोहित को लेकर पार्क में गए थे। हाँ साहब, हम गए थे, बस ये बात आपको नहीं बोली थी, पर हमने कुछ नहीं किया साहब। क्या बात कर रहा है बे? ले कसम से यार, तगड़े से तगड़ा माल हाथ लगा। क्या बे सलीम, मेरे को भी नहीं बताया तूने तो है? अबे यार, तुम दोनों को सरप्राइज देने का सोच रहा था। ये चाय को गोली मारो, पार्क चलते हैं, एक एक क्वार्टर मारते हैं, पूरी खंबे का नशा हो जाएगा, गारंटी। चल चल। साहब हमारा काम था सिर्फ और सिर्फ रोहित को पार्क में लेकर आना और पिला के टाइट कर देना। साहब सॉलिड पछतावा हो रहा है ये सोचकर कि हमने सब क्यों किया। एक दिन नहीं जाता जब रात को रोना नहीं आता कि हमने रोहित के साथ ये सब क्यों किया। अबे सलीम, साला एक बात समझ नहीं आ रही, अपन 3 लोग हैं ना, तू ये मैं, अबे तू ये चौथा ग्लास किस लिए रखा है बे? जब 3 जन पीने बैठते हैं ना तो भटकता वो टपकता है, वो नाराज ना हो इसीलिए चौथा गिलास रखा। अबे जा बे, क्या गवारों जैसी बातें कर रहा है, ये भूत कुछ नहीं होता है। हाँ बच्ची, अब हम ठहरे अनपढ़ गवार, बस तू एक पढ़ा लिखा शाना है। ए सलीम, इसकी बातों में क्या रहा है? वो भटकता वो भूत आ गया और भटक गया तो तू बनाना भाई। अबे साले तू भी ऐसे ही निकला। कौन था वो भटकता भूत? भाई साहब,
जिसके लिए हम वो काम कर रहे थे। रोहित को पार्क तक लाने का काम, उसे टाइट करने का काम। नाम बोल। वो तुम दोनों का दोस्त है, तुम लोगों पे भरोसा करता है, इसलिए सिर्फ तुम लोग ही उसको मेरे पास अकेला ला सकते हो। और तू क्या करेगा उसके साथ? मार दूँ। ए एड़ा साला है क्या तू? देख हो गया होगा तू, लेकिन हम क्रैक नहीं है, समझा तू? अरे पागल हो गया ये। चल रहे सलीम, निकलते हम लोग। 25,000 25,000 दूंगा तुम लोगों को सिर्फ उसको पार्क तक लेके आना। जब मैं गेम बजाऊंगा तब तुम लोग वहां पे होगे भी। इसका मतलब तुम दोनों में से कोई नहीं फंसेगा। साहब हम दोनों ने पैसों के सामने अपने घुटने टेक दी। साहब हम उसे पार्क ले गए, उसे पिलाया, लेकिन उसे टच तक नहीं किया साहब। पूरा काम सूरज ने ही किया। तुम क्या कर रहे इधर? अबे ये क्या कर रहा है हमारी पार्टी में? मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि ये पार्टी मेरी है रोहित। इस पार्टी का स्पॉन्सर मैं हूँ, भटकता भूत सूरज राणे। ये हो क्या रहा है इधर? साला इसके साथ बैठ के पीऊंगा मैं? मेरे बाप पे हाथ डाला था, इसके साथ तो खड़े होकर मुंह भी ना मैं। मेरे को भी शौक नहीं है तेरे साथ बैठ के दारू पीने का। मैं यहाँ सिर्फ अपना बदला पूरा करने आया हूँ। 5 महीने जेल में सड़ा मैं, तेरे और तेरे बाप की वजह से। अबे जा बे, समझ ही आ रखा है। वो तुम दोनों चलो सच्ची में कोई भूत देख लिया क्या? ये दोनों मेरे लिए काम कर रहे हैं। इन दोनों का काम था तुझे मुझ तक पहुंचाना, और अब मेरा काम है तुझे ऊपर तक पहुंचाना। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। हाँ साहब, आई शपथ साहब, कुछ नहीं किया हम लोगों ने। सच बोल रहे हो साहब? कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं किया? अपने खास दोस्त के भरोसे का कत्ल किया, उसे उसके खूनी के हाथ में सौंप दिया, और कहते हो कुछ नहीं किया? तुम दोनों इस मर्डर में सूरज के साथ बराबर के भागीदार हो। हाँ उस्मान बोल। ओके सर, सूरज राणे अंधेरी इसके लॉज में छुपा बैठा है। चलो वश में करते हैं इस भटकते भूत को। साहब मेरे पुनीत को छोड़ दो। अभी अभी वो मेरे काम में हाथ बटाने लगा है और दारू भी नहीं पी रहा है। हाँ साहब, मेरे सलीम ने भी नशा छोड़ दिया है। ईमान से मैकेनिक का काम कर रहा था साहब। सालों बाद हमारी जिंदगी पटरी पर आई है। मेरा बेटा काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, अपने भाई बहनों का ख्याल रख रहा है। छोड़ दो उनको साहब, छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? उन दोनों ने अपने खास दोस्त रोहित को इतना बड़ा धोखा दिया। उसके माँ बाप उसके भाई को गहरी चोट पहुंचाई, और वही चोट घूम फिर के उनको मिल रही है, और अब आप लोगों को मिलेगी। चोट देने वाले को चोट खाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या हुआ करो? कौन है हमारे रोहित का हत्यारा? सूरज राणे अपनी जेल की सजा का बदला लिया हमारे रोहित से। हे भगवान, एक थप्पड़ कहां से कहां चला गया, अब सबको खत्म कर गया। काय झालं?
कुछ पता चला सूरज का? अहो तुम्ही काही बोलत का नाही? साक्षी, हमें लगा हमारा लड़का बदल गया, चुप सा रहता है, पर वो चुप्पी जहरीली थी। उस चुप्पे में बदले का जहर उबल रहा था, रोहित के खिलाफ। सूरज ने? साक्षी, सूरज ने रोहित का कत्ल कर दिया और पुलिस ने उसे धर लिया। मेरे को कोई अफसोस नहीं, मैंने जो किया सो किया। रोहित का खून किया है तुमने और तुझे कोई अफसोस नहीं? उसने मेरे को जेल भेजा, उसके बाप ने सबके सामने मेरे को थप्पड़ मारा, इसलिए मैंने उसके बाप को मारा। फिर वो रोहित ने मेरे को धो डाला, तब तक हिसाब किताब बराबर था, लेकिन फिर उसके बाद मेरे को जेल हुई। 5 महीने मेरी जिंदगी नरक हो। 5 महीने, क्या वो जायज था? भयंकर सजा थी। इसके लिए मेरे को अभी अपना बदला मिल गया। तुझे लगता है रोहित को मारकर तेरा बदला पूरा हो गया? उसने मेरे को चोट दी, मैंने उसको चोट वापस लौटा दी, हिसाब बराबर। बदले का हिसाब कभी पूरा हुआ है आज तक सूरज? तूने खुद को चोट दी है, इस बात को गिना तूने अपने इस बदले के हिसाब में। अब तुझे सजा होगी और जेल में यह चोट दिन ब दिन बढ़कर नासूर बनेगी। और तूने अपने मां बाप को जो चोट दी है उसका क्या? उनका जीना दुश्वार हो गया है। अब वो दिन ब दिन ना सिर्फ तेरी याद में तड़पेंगे बल्कि इस पछतावे में जलेंगे कि उन्होंने तुझे इतना लाड क्यों दिया, एक इंसान को हैवान क्यों बनने दिया। शेम ऑन यू सूरज, शेम ऑन यू। सुरेश को उस थप्पड़ का रंज है जो उन्होंने सूरज को लगाया था तमीज सिखाने के लिए। उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की और उसी की वजह से उन्होंने अपने लाडले बेटे रोहित को खो दिया। सूरज के पिता रघुवीर को दुख है कि काश उन्होंने बचपन से ही सूरज के गुस्से को सही ढंग से काबू में कर दिया होता। और पुनीत और सलीम दोनों की माएं कविता बेंद्रे और फौजिया कुरैशी अब भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रही हैं कि उनके बेटों ने क्या गलत किया है। शायद वो समझती हैं पर उस सच का सामना ही नहीं करना चाहती। सूरज, पुनीत और सलीम इन तीनों के स्टेटमेंट्स ले लिए गए हैं। सूरज फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है और पुनीत और सलीम को जुवेनाइल करेक्शन होम में भेजा गया है। इन तीनों पर आईपीसी की धारा 302 मर्डर के लिए, धारा 201 सबूत मिटाने के लिए, धारा 34 एक्ट डन विद कॉमन इंटेंट के लिए और धारा 364 मर्डर के इरादे से किडनैपिंग के चार्जेस लगाए गए हैं। बचपन से जवानी का रास्ता बगावत की खाई से होकर निकलता है। हर माँ बाप को इस नाजुक और खतरों से भरी पगडंडी पर अपने बच्चों को संभालना पड़ता है, जो सही और गलत के बीच का फर्क भांप नहीं पाते और गुस्से और इमोशनल ब्लैकमेल द्वारा अपनी मांगे पूरी करवाने में लग जाते हैं। हम सभी जो माँ बाप हैं इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं जब हम इस बगावत की चोट को चुपचाप सह लेते हैं, इस डर से कि कहीं अपना बच्चा चोट ना खाए हमारे ही शब्दों से या फिर हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से। अक्सर एक थर्ड पार्टी जैसे कि शिक्षक गण, कोई रिश्तेदार या कोई काउंसलर
माँ बाप और बच्चों के बीच इस चोट के रिश्ते के बारे में बच्चों से सीधी सरल बात कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के इस रोष को, इस गुस्से को, इस बढ़ते हुए स्वार्थ को अगर सही समय पर अंकुश ना लगे तो चोटों की बौछार का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ बच्चों और माँ बाप को, बल्कि उन मासूम लोगों को भी जो इन बिगड़ी हुई औलादों के रास्ते में आ जाते हैं। एबनॉर्मली जिद्दी, बेबुनियाद गुस्सा, ये सब नजरअंदाज करने जैसे लक्षण नहीं है और ना ही समय के साथ इनके ठीक होने की अपेक्षा करना सही होगा। जरूरत है कि सोच समझकर, ठंडे दिमाग से लेकिन दृढ़ इरादे से बच्चों को इस बात का आदी कराया जाए कि हर बार उनकी नहीं चल सकती, हर मांग पूरी नहीं हो सकती। एडजस्ट और एक्सेप्ट करने की शक्ति बच्चों के लिए माँ बाप की सबसे बड़ी देन हो सकती है। परफेक्ट बिहेवियर जैसी कोई चीज नहीं होती है और ना ही किसी दुर्व्यवहार के लिए एक स्टैंडर्ड परफेक्ट हल हो सकता है। बस समझदारी और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके मामले को हाथ से बाहर न जाने दें। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, डर कहीं और नहीं, बस हमारे दिमाग में होता है। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।